नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने मुग़ल एम्पायर लगभग पूरा ख़त्म कर लिया है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें बची हुई थी। जैसे मुग़ल सम्राट एम्पायर का जो सामाजिक व्यवस्था उसमें कैसी थी, उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बचा हुआ। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुग़ल भी कुछ बचा था, तो हम लोग इसको छोटी छोटी वीडियोज़ में करके इसका अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको इस वाले वीडियो में, छोटा वीडियो का, एक मुख्य परीक्षा में आने की संभावना है कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का क्या कारण है। तो जब अगर मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हम समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इतिहास से सीखना है कि क्या कारण होते हैं कि बड़े से बड़ा साम्राज्य 200 सालों से चल रहा है, अटक से कटक तक पूरा इसका शासन चल रहा है। जैसे ब्रिटिश के बारे में भी कहा जाता है कि अटक से कटक क्या कारण था, डिक्लाइन हो गया, उससे हमें सीखना है। तो डिक्लाइन का कारण देखिए, मुग़ल एम्पायर, मैंने आपको बताया कि औरंगजेब 1707 में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के पहले हुमायूं रहे हों, इनके बाबर रहे हों, अकबर रहे हों, शाहजहाँ रहे हों, जहांगीर रहे हों, इन लोगों की शासन व्यवस्था और औरंगजेब की शासन व्यवस्था में काफ़ी अंतर था। औरंगजेब ने क्या किया था, धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी। राजपूत हो गया, मराठे हो गए, सिख हो गए, मैंने आपको सबके साथ एक तलवार की धार का रिश्ता रखा, केवल सबको तलवार की धार से ही दबाना चाहते थे। वहीं इसके विपरीत आप अकबर को देखिए, सुलह कुल की नीति चलाई। इनके साथ शाहजहाँ को भी देखिए, जहांगीर को भी देखिए, तो कोई इन्होंने बहुत ज़्यादा कट थे। तो भाई ये लोग कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ झुके थे, लेकिन उतना नहीं थे जितना कि एक तरीके से औरंगजेब हो गया। उसने तो, मैंने आपको बताया, तो उसने गुरु तेग बहादुर की हत्या की। ठीक है, इस तरीके से औरंगजेब के शासनकाल में कहीं ना कहीं एक तरह के डिक्लाइन शुरू होगा और फिर नए नए राज्यों का उदय भी होना। तो राजपूतानों के साथ देखिए उसने कठोर नीति अपनाई, उसके साथ और सभी को, मराठों के साथ उसका चलता ही रहता था। ये कारण पहला कारण है। अगर पेपर में आ जाएगा तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों को लिखें। दूसरा कारण अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के समय में जो बीजापुर, गोलकुंडा वाले रीजन में या साउथ में उसने जो अभियान चलाए, इससे क्या हुआ कि साउथ में देखिए, पहले क्या था, गोलकुंडा, बीजापुर, इन पे अकबर वगैरह के समय ये एक बफर स्टेट के रूप में काम करते थे। बफर स्टेट का मतलब होता है कि सब भारत और चीन के बीच में नेपाल, भूटान, ये बफर स्टेट की तरह काम करते हैं। कैसे कि इधर भारत से दूर, भारत को दूर रखे हुए हैं, उधर चीन से तो दोनों को लड़ने नहीं थे। लेकिन अगर मान लीजिए नेपाल पे हम कब्जा कर लें तो हम डायरेक्ट चीन के पास में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बॉर्डरिंग को लेकर के भी ऐसा हुआ। जब बीजापुर और गोलकुंडा को अपने कब्जे में ले लिया औरंगजेब ने, तो इससे फिर क्या हुआ कि अब सीधा सीधा मुगलों का और मराठों का टक्कर होने लग गया। इस तरीके से ये भी एक गलत नीति। कई बार क्या होता है ना, देखिए ब्रिटिश की, आप देखिए ब्रिटिश ने अफगानिस्तान वाले रीजन को जल्दी कभी कब्जे में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान जो था वो रूस और इधर की तरफ से एक तरह दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। तो इसलिए जानबूझ के उसको कैप्चर वो नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे रहेंगे, इससे हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, इनकेस मैंने और आपको बताया था कि दिल्ली, कई बार ब्रिटिश ने क्या किया था, जो अवध का रीजन है ना, अवध का, इसको बना करके रखा था, एक तरीके से अपना बफर स्टेट बना के रखा था, ताकि इधर दक्षिण से भी सुरक्षा रहे, उधर उत्तर पश्चिम से। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक समझदारी भरा कदम उठाया, मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है, लेकिन उसने नहीं किया। कट्टर ने सबको ही अपनी तरफ शामिल करता रहा। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी सुल्तान आए, जितने भी बादशाह आए, सब अयोग्य थे। मैंने आपको चाहे तो जहांदार शाह के बारे में बताया, फारूक शेर तो इतना कि उसने फिर व्यापार ही शुरू करा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बंगाल का जो पूरा खजाना था वो एक तरह से ब्रिटिश के कब्जे में चला गया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जितने भी मुगल शासक बर्बाद में है, कोई बहुत ज़्यादा योग्य नहीं रहा। ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैंने बताया आपको, बहादुर शाह, जहांदार शाह, मतलब इतना नहीं थी कि ब्रिटिश एम्पायर को ये लोग संभाल सके। ठीक है, उसके बाद आपस में गुटबाजी होने लगी। सभी मुगल बादशाह बनना चाहते थे कि सोचता था मैं बन जाऊँ, सोचता। तो इसे सीखना है कि जब आपस में गुटबाजी होगा तो उसका विरोध, उसका फ़ायदा दूसरा किसी को मिलेगा। उसके बाद चारित्रिक पतन होने लगा। अगर किसी भी संस्था में अगर चारित्रिक पतन होने लगा, वो चाहे सैनिक का हो, चाहे तो बड़े अफसर का हो, चाहे तो किसी का भी, तो उस संस्था का डिक्लाइन होना बिल्कुल तय है। ये लोग जैसे मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, नामी रंगीला है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि लगातार डिक्लाइन होता चला गया मुगल एम्पायर। और एक दिन ऐसा आया कि उसको
ख़त्म ही हो गया। 1857 का तो ख़त्म ही हो, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। उसके बाद उसी समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी चल रही थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भी प्रेस देना कहीं ना कहीं पहले जहांगीर ने दिया, बाद में फारूक शेर ने तो पूरा फरमान ही जारी कर दिया। ब्रिटिश ने भी काफ़ी हद तक ईस्ट मुगल अम्पायर को कमज़ोर करना, एक दूसरे को लड़ा करके ब्रिटिश ने भी काफ़ी हद तक मुगल अम्पायर को कमज़ोर करने की कोशिश की। उसके बाद कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं रहा जो कि पूरे मुगल प्रशासन को समाप्त कर सके। तो देखिए, अगर मान लीजिए पेपर में आता है तो आप बस यही चीज़ लेंगे, औरंगजेब पे लिख देंगे, थोड़ा औरंगजेब और अकबर की तुलना कर देंगे। उसके साथ साथ आप लिख देंगे चारित्रिक पतन हुआ। उसके साथ आप साथ में इन्होंने फिर जब भाई अगर कोई सुल्तान जो वो शासन व्यवस्था में उतनी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ना तो हथियारों की उस हिसाब से सुरक्षा करेगा कि भाई हमें लड़ने के लिए हथियार चाहिए, उसके साथ हमारा कम से कम इतने सैनिक हमारे पास हो हम किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकें। इस पर कोई खर्च नहीं करनी, मतलब खर्च की जगह इसका ऐसो आराम में अपना ये सारा पैसा खर्च करने लगे। तो इस तरीके से आप पेपर में लिख दो। आप 7 मिनट में लिखना है आपको, बस इसे करके मुगल थोड़ा थोड़ा। उसके बाद औरंगजेब के बारे में लिख दो, थोड़ी सी तुलना भी करी। बाबर ने नीति अपनाई युद्ध में, देखिए तुलगमा नीति अपनाता था वो। उसके बाद तो किसी ने हमको लगता ना तो अकबर ने किया, ना किसी ने भी तुलगमा नीति का प्रयोग नहीं किया युद्धों में। जीते युद्ध बहुत सारे, लेकिन इस नीति का उपयोग करके बाबर ही जीत पाया, बल्कि अजय रहा हो, खुद को ये हरा ही नहीं पाता था, इसी वजह से ऐसे ही नहीं कर पाया। उसके साथ साथ देखिए, जो लीडर होता है, जो बादशाह होता है, उसको सभी को लेके चलना रहता है। हमें लगता है कि सिख हमसे कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर थे मुगलों से, लेकिन सिख भी कमजोर आपसे अलग हो जाएंगे, मराठे भी हो जाएंगे, राजपूत भी हो जाएंगे, कुछ धर्मपंथी भी सब अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो सब आपको हरा ही देंगे फिर, ठीक है। उसके बाद जो मुगलों के अलग अलग सूबेदार थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कराने लगे, जब केंद्रीय सत्ता तो एक तरीके से कहने की सामंतवाद को बढ़ाया। सामंतवाद ये तो नहीं है, वो तो मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक तरह से उसी तरीके से जा रहा पूरा इलाका ही, कि मतलब तुरंत बड़े वाले को तुरंत दबाने की कोशिश, अगर वो कमज़ोर पड़ा तो तुरंत दबा लेने की जो मतलब सामंतवादी सोच थी, इस कारण भी कहीं ना कहीं मुगल अम्पायर को डिक्लाइन सहना पड़ा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, भले 7-8 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन एक प्रश्न अगर आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको अगर मुगल प्रशासन को इसमें जोड़ें तो वो ठीक नहीं होगा, वो मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में ही बताऊँगा, ठीक है।